हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो कैसे हो यार आप लोग। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल माने जाने वाला एक चैप्टर, उसकी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सीख लिया ना। ओके, कर लिया ना, अपने क्वेश्चंस करे होंगे ना, अपने बढ़िया तरीके से उसके कंसेप्ट सीख के और उसका जो बेसिक आइडिया दिमाग में किस तरीके से सेट होना चाहिए वो होप सो आपको आ गया होगा और आपने काफी प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर एप्लीकेशन पर्पस। क्वेश्चन एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही वहां से आता है, उसका यूज होकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसलिए वो चैप्टर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज तो ब्रह्मास्त्र तरीके से हम ये चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। दैट इज दिख लिया होगा यार आपने, मैंने लिखा है दैट इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो रोटेशनल मैकेनिक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी जो बॉडीज होती है, जो रिजिड बॉडीज होती है, नॉट ओनली बॉडीज एक्चुअली, रिजिड जो बॉडीज होती हैं उनकी जो मोशन होगी उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो किस कंडीशन में रोटेशनल मोशन हो सकती है, सभी बॉडीज की मोशन को जो घूम रही होंगी उनको रोटेशनल मोशन में कंसिडर नहीं किया जा सकता है ना। उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें मस्त तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके, तो जो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि यार सर हम ना रोटेशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं आज। मैंने बोला हाँ रोटेशनल मोशन ही तो पढ़नी है बॉस। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मोशन तो है लेकिन कैसी मोशन है, रोटेशनल, मतलब समथिंग लाइक दैट कि हम किसी चीज को घुमाना चाहते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट हम उसको घुमाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे हमने बात करनी है। लेकिन याद करो उससे पहले हम क्या कर रहे थे चीजों के साथ, हम उनको घुमा नहीं रहे थे, बस हम उनको चला रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लो, मैं इस पे एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं जो इसको सीधा चला रहा है, मतलब सीधा चला के लेके जाएगा, स्लाइड करके लेके जाएगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, इसको लीनियर मोशन ये करेगा, ऐसे कह सकते हो। मतलब ये घूमेगा नहीं, ऐसे ऐसे घूम घूम के नहीं जाएगा, ठीक है, घूम घूम के नहीं जाएगा, या फिर वहीं पे घूम घूम नहीं रहा है, यहीं पे रोटेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं घूमना, रोटेट करना। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा ये डस्टर, ठीक है ना, इस सरफेस के ऊपर, और मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूँ तो देखते हैं इसका मोशन कैसा होगा। जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये सीधा जा रहा है, स्लाइड कर रहा है। आप बोलोगे सर स्लाइड कर रहा है, सर ट्रांसलेट कर रहा है, सर ये तो लीनियर मोशन है। लेकिन अगर ये यहीं के यहीं ऐसे ऐसे घूमने लगे तो ये सर रोटेट करेगा, ये तो रोटेशन हो सकता है अगर ये बॉडी रिजिड होगी तो, ठीक है। मतलब रोटेशनल मोशन करने के लिए जो बॉडीज होती हैं उनके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, दैट मस्ट बी अ रिजिड बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये देखो, जो रोटेशनल मोशन है बेसिकली ये किन बॉडीज की मोशन होती है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी मोशन या डायनामिक्स, ठीक है। रिजिड बॉडी की डायनामिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडीज की मोशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिजिड बॉडीज है ये क्या है बॉस, ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ट्रांसलेटरी, मतलब लीनियर टाइप की मोशन का, फिर रोटेशनल मोशन को उसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक बेटर बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाएगी। देन आफ्टर हम अपने मेन कंसेप्ट में एंटर कर सकते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले समझ तो ले ये चक्कर क्या है भाई, चल क्या रहा है ये, है कि नहीं। चलो कूल है ना। सो रिजिड बॉडी है सर, बढ़िया है सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके, सो लेट्स सी, मैंने कोई रैंडमली एक बॉडी ले ली, कुछ भी ले लो आप, एक बॉडी ले ली जिसको हमने रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी क्यों बोला गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी को रिजिड बॉडी क्यों बोला गया। सपोज करो मैंने एक ऐसी बॉडी कुछ ले ली, ऐसे ही ले ली कुछ रैंडमली, और मैंने इसके अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं इस बॉडी को, मैं नंबर ऑफ पार्ट, जैसे एक पत्थर ले लो, एक स्टोन ले लो, और उस स्टोन पे हैमर से आप हिट करो, ठीक है, उस हैमर से उसको हिट करो तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में टूट जाएगा ना। तो छोटे छोटे जो पीस बनेंगे वो इसी से तो बन रहे हैं। पर वो बोल रहा है कि सपोज करो हमने एक छोटा सा पीस इसका यहां से कट किया, ये इसका छोटा सा पीस है, और एक पीस यहां से कट किया, ये एक और पीस है इसका, ठीक है, इसको मान लो पार्टिकल 1, इसको मान लो पार्टिकल 2। वो बोल रहा है कि इस बॉडी के अंदर जो कोई दो पार्टिकल होंगे, कोई भी दो पार्टिकल, उनके बीच की डिस्टेंस किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलनी चाहिए, किसी भी तरीके से ये नहीं बदलनी चाहिए। तो ऐसी बॉडी को नाम दिया गया है, कुछ भी कर लो इसके साथ, किसी भी टाइप की मोशन इसको दे दो आप, पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं होगी। इस टाइप की बॉडी को, स्ट्रक्चर को बोला गया है रिजिड बॉडी। ठोस है वो एकदम,
कठोर है वो, एकदम रिजिड मींस ठोस कठोर यू कैन से, ठीक है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो जहां है वो वहीं रहेंगे। अब इनको कैसे भी घुमा लो, कुछ भी कर लो इनके साथ, पर इनके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। ओके, इट मींस ये जो बॉडी है ये फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए बॉस, ठीक है, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसमें आ गई, जैसे कोई चीज आपने इस तरीके की ली है, रबर की ली है ना, रबर को जब या कोई इस तरीके का वायर लिया, उसको आप खींच दो तो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर कोई वायर मैं ले लूं यहाँ पे, आप समझते हो ना, कोई वायर अगर मैं ले लूं, अगर देखो मैं इसकी बात करूं, इसकी ये एक बॉडी है एक तरीके से, इसमें यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो, यहाँ पे अगर मैं इसको खींचूंगा ना, हो सकता है ये बढ़ जाए, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। सो खींचने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद या कुछ भी करने के बाद अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बॉडी के अंदर चेंज नहीं होती है तो उस बॉडी को नाम दिया जाएगा रिजिड बॉडी, ठीक है, बस इतना समझो फिलहाल के लिए, फिलहाल तो इतना समझो। रोटेशन क्या होगा वो अलग बात है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस केस में आपके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो सकती है ऑब्वियसली, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा सेंस हमें लग गया कि सर रिजिड बॉडी में क्या करना है, रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे, हम सबको नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। अब आ जाओ बॉस, और थोड़ा सा याद करो, देखो अगर उस रिजिड बॉडी की मैं मोशन कराऊंगा, ध्यान से देखियो बॉस, ठीक है, मान लिया मैंने एक ये सरफेस ले लिया हॉरिजॉन्टल, और एक कोई रिजिड बॉडी ली, बॉक्स फॉर्म में एक ब्लॉक टाइप लिया, देख लो एक ब्लॉक ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब रिजिड है ये, जस्ट लाइक दिस डस्टर, ये जो डस्टर का मटेरियल है बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पे मान लूंगा और यहाँ पे कोई पॉइंट मैं इमेजिन करूँ और यहाँ पे, तो यार देखो इसमें कुछ भी करो आप, इसके साथ आप कुछ भी करो तो ये पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं इसको मूव कराऊंगा, दोनों पार्टिकल एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि मोशन आप किस टाइप की दे रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे सर, अगर इनके अंदर दो पार्टिकल है, मान ले एक पार्टिकल आपने यहाँ पे कोई मान लिया और एक पार्टिकल यहाँ पे इमेजिन कर लिया, ठीक है, और ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d मान लो, कूल, और आपने इस पार्टिकल को मूवमेंट करना स्टार्ट दिया, आपने दिया इसको वेलोसिटी, तो जब ये आगे चल के जाएगा, सपोज करो ये यहां तक पहुंच गया, आप ध्यान से देखो, ये यहां तक पहुंच गया, पार्टिकल 1 अभी भी यही है, पार्टिकल 2 अभी भी यहीं पर रहेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी d ही रहेगी। मतलब इसके आगे जाने से क्या हुआ, पार्टिकल 1 अपनी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था, पार्टिकल 2 अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था, क्योंकि आपने बॉडी को लीनियर वेलोसिटी दी, इसको बोलेंगे लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, या यू कैन से इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हो, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेट कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है केवल, ठीक है, घूम घूम के नहीं जा रहा, सीधा स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कि रिजिड बॉडी के अंदर अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके पास और उनको आप लीनियरली मूव करा रहे हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है देख सकते हो, ये डिस्टेंस d सेम रहने वाली है, क्योंकि ये दो पार्टिकल फिक्स्ड होंगे, रिजिडली फिक्स्ड होंगे, और इनको मिलाने वाली ये लाइन यहाँ पे और यहाँ पे पैरेलल होंगी हमेशा। देखो इसमें ये लाइन, इसमें लाइन पैरेलल रहेंगी हमेशा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी उन दोनों के पॉइंट के बीच, जैसे जैसे मोशन में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी मोशन को बोला गया है ट्रांसलेटरी मोशन। कैसे बोला गया है, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, ध्यान से समझना। और ये पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, ये पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। आप देख सकते हो इनके दोनों के पाथ भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इन दोनों के पाथ ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे के पैरेलल। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि उन दोनों पार्टिकल के बीच की जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है उनको मिलाने के लिए ये आफ्टर सम टाइम भी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, यानी पैरेलल होनी चाहिए, समझ गए। और उनका पाथ एक स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, आप देख सकते हो स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पार्टिकल 1 यहां पे पहुंच गया 1 डैश पे, और ये पार्टिकल 2 यहां पहुंच गया 2 डैश पे। तो 1 और 2 दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी यहां से यहां तक, वो सेम होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा सेम होगा इन सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये पहचान करने का तरीका है ट्रांसलेटरी मोशन का। मतलब कोई भी पार्टिकल जब ट्रांसलेटरी मोशन करता है, कोई भी बॉडी जब ट्रांसलेटरी मोशन करती है, उसके अंदर हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, खत्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी। उनका पाथ अगर स्ट्रेट है
तो ये लीनियर मोशन आप देख सकते हो, इसको रेक्टिलीनियर मोशन का नाम दिया जा सकता है। अगर इनका पाथ स्ट्रेट है, बिल्कुल ये सीधा पाथ है, तो उसको ये जो मोशन ट्रांसलेटरी मैंने लिखी है इसी का फर्स्ट टाइप इसको रेक्टिलीनियर कह सकते हैं हम। रेक्टिलीनियर मोशन का नाम इसको दिया जा सकता है। एक होती है कर्विलीनियर, ठीक है, कर्विलीनियर मतलब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो पैरेलल ही रहेगी, लेकिन उनका जो पाथ है वो कर्व बन जाता है, बस सिंपल, वो कर्व की तरह। कैसे सर? जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर आप ऐसे समझो, ये वाला समझो, देखो ये रेड वाला पार्टिकल और नीचे वाला ये वाला पार्टिकल, तो अभी ये ऐसे जा रहा था, सीधे स्लाइड कर रहा है जस्ट, तो बिल्कुल पैरेलल ही रहेगा और इनका जो पाथ है ये भी स्ट्रेट ही रहेगा, रेक्टिलीनियर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे करके चले, ठीक है ऐसे ही रोटेट नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे करके चले, ऐसे ऐसे, तो अब देखो कैसे चलेगा, ठीक है। अब देखो मान लिया कोई एक इस तरीके का आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये पॉइंट ए है और इसके अंदर ये पॉइंट बी है, दो पार्टिकल है, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऐसे ऐसे करके लेके जा रहे हो, तो इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे दिखाई देगा, लेकिन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अभी भी पैरेलल ही है। देखो ये पैरेलल है, ये पार्टिकल ए था और ये पार्टिकल बी है, ये पैरेलल है, लेकिन इनका जो पाथ है वो कर्व बना रहा है, ठीक है, समझ गए आप। और डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली सेम ही होगा और इनके बीच को इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ओके, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। और उसका एक डिफरेंट टाइप ये बन गया कर्विलीनियर, जिनका पाथ कर्व फॉलो करे बट है तो ट्रांसलेटरी ना, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द ट्रांसलेटरी, यानी ये वाली रेक्टिलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है कि इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट है, बस ये स्लाइड करके आगे जा रहा है। इससे थोड़ा सा आइडिया आप लगा पाओगे कैसे सर, कि यार जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तो रोटेशनल मोशन को किस तरीके से हम विजुअलाइज कर पाएंगे, किस तरीके से हम इसके साथ कंपेयर कर पाएंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए और मोशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका डिफरेंस कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे, ये चीज का आपको एहसास होने वाला है, ठीक है बॉस। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, वो जो रिजिड बॉडी है इट में एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन, इट में एग्जीक्यूट रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन वो किस कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगी, वो हमने एक बात तो देख ली है कि भाई उनके बीच की, दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तो रही रिजिड बॉडी की कंडीशन। अब इसका मोशन करा के देखें, क्योंकि रिजिड बॉडी की हमने ट्रांसलेटरी मोशन करके देख ली है, ठीक है, कि सीधा जा रहा है तो रेक्टिलीनियर है, इस तरीके से जा रहा है तो कर्विलीनियर है, बट है ट्रांसलेटरी। कैसे पता चला सर, ये और ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम टाइम पे और इनको ज्वाइन करने वाली लाइंस पैरेलल है। दिस इज द कंडीशन, ये आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा बेसिक हमने देख लिया कि क्या हम करने जा रहे हैं और क्या हम करना चाहते हैं। चले अब जल्दी से किस पे सर, रोटेशनल मोशन। अब आप बात कर सकते हो दोस्तों रोटेशनल मोशन की, ओके बॉस। अब हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं अपने मेन कोर पॉइंट की, मेन कोर मोशन की, जिसको हम स्टडी करने आए थे। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमने ले लिया है कि भाई ट्रांसलेटरी क्या होती है, और अब रोटेटरी जब हम पढ़ेंगे दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा, दोनों में एक क्लियर डिफरेंस नजर आपको आ जाएगा। फिर न्यूमेरिकल करने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर की डेप्थ में जाना, इसके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझना ये बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी नहीं करना है बॉस, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे से गायब हो जाएगा और फिर आप फंसोगे। फिर आपको, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत टफ चैप्टर होता है, भाई तुम्हें भी टफ लगने लगेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, फिर क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर वो हमसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग आप देख लो कंसेप्ट की है क्या बेसिकली, ठीक है, उसको अप्लाई करते कैसे हैं, ओके। सो लेट्स सी। तो देखो भाई, रोटेशनल मोशन में दो तरीके की मोशन आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो बेसिकली। पहली रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बॉडी घूमेगी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ओके। सो व्हाट इज दैट सर, देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर रोटेशन, ओके, प्योर रोटेशन। उसके बाद करेंगे, चूंकि मैंने आपको बताया रोटेशनल मोशन में एक स्पेशल टाइप की और मोशन देखने को मिलती है, और वही आप हमेशा यूज करते हो मैक्सिमम तौर पे। गाड़ी जा रही है, जितनी भी गाड़ी जा रही है उनके जो टायर हैं वो घूम भी रहे हैं और वो आगे भी चल रहे हैं। अगर वो घूमते तो वो आगे नहीं चलती ना गाड़ी, वहीं पे खड़ी रहती। तो बेसिकली दूसरी मोशन होती है हमारी कंबाइंड मोशन होती है। किसकी कंबाइंड होती है सर, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जिसको नाम दिया है रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन। बॉस इसको नाम दिया है रोलिंग मोशन, यानी रोलिंग मोशन भी रोटेटरी मोशन ही मानी जाएगी, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जो मैंने अभी आपको ट्रांसलेटरी मोशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि जब बॉडी सीधी जाती है ट्रांसलेट करती है, ठीक है ना। सो और एक
अगर वो पूरी वही की वही रह के किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन, तो उसका प्लस इसका कॉम्बिनेशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, इसका नाम दिया गया है रोलिंग मोशन। सिंपल, बाद में देखेंगे, सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, प्योर रोटेशन समझना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर प्योर रोटेशन आ गया, और जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन तो हमने वैसे भी पढ़ रखी है, लीनियर मोशन तो हमने वैसे भी पढ़ रखी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर हम इनको कंबाइंड करेंगे तो बन ही जाएगा, इसमें डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, डोंट वरी, ओके। सो हम इस पे फोकस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है बॉस, ठीक है। रोटेशनल, प्योर रोटेशनल एक्चुअली तो क्या करेंगे सर इसमें, देखो भाई, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यार किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए उसको हमें किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने पड़ेगा, एंड उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करती है, ठीक है। कैसे सर, मतलब दिमाग में नहीं जा रहा है, मतलब कुछ बताओ, कुछ लाइक दिखाओ चीजों को, ठीक है। सो एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें जितने भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे वो सारे प्योर रोटेशन के होंगे, और उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान से देखना, मतलब है ना, क्योंकि वो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप सबने देखे हैं, आपने ऑब्वियसली आपके साथ वो चीजें आपको देखने को मिली होंगी, ओके। सो फिर से उनको देख लेते हैं एक बार जल्दी से, जैसे माइंड में तुरंत आ जाए कंसेप्ट और तुरंत एनर्जी का फ्लो होने लगे। उत्तर यार सर, हाँ ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने करा था, यस। अब उसकी स्टडी करनी है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी स्टडी करनी है मस्त तरीके से, ठीक है। सो हैव ए लुक। Pure translational motion with pure rotational motion. As you can see, every part of the object in pure translational motion has the same velocity to the right. Therefore, every part of the pure translational motion object has a velocity equal to the velocity of the center of mass of the object. This is not true of the pure rotational motion object. The center of mass of the pure rotational motion object is not moving and therefore has a velocity of 0. However, the outside edge of the pure rotational motion object has a tangential velocity equal to the radius of the object times the angular velocity of the object. ओके, सो जल्दी से जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा उसके बारे में अपने अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी रिजिड बॉडी को रोटेट कराने के लिए उसको एक ऐसी मोशन देने के लिए जो वो, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, कि वो घूम रही है भाई किसी चीज के अबाउट, चल नहीं रही है, घूम रही है वहीं की वहीं, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपने देख लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं अपने तरीके से बता देता हूं कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेटरी एंड द रोटेशनल मोशन। एक बार ये डिफरेंस आपके दिमाग में सेट हो गया तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कूल, चल आजा भाई, देख तो करना क्या है सर, करना क्या चाहते हो, देखो भाई देखते जाओ बस, करना क्या चाहता हूं मैं, ठीक है। कूल, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो मैंने क्या किया बॉस, अब ध्यान से समझना, 2 एग्जांपल लूंगा और पूरा ट्राई करेंगे कि उन 2 एग्जांपल के थ्रू आपके दिमाग के तार खुल जाए, ठीक है, और आपके दिमाग तक ये कॉन्सेप्ट ऑसम तरीके से एंटर कर जाए। कूल ना, चल भाई आजा। तो यार उसने बोला, सपोज करो वी हैव बॉडी, रिजिड बॉडी इन दिस पर्टिकुलर शेप, एक रॉड आप मान सकते हो उसको, ठीक है, एक रॉड आप मान सकते हो, आप देख लो बॉस, और ये इसका एंड ए है रॉड का, ये एंड बी है, नो प्रॉब्लम, दिस इज ए रिजिड बॉडी। बेसिकली एक रिजिड रॉड आप लेके आए, ठीक है भाई, सॉलिड है एकदम, बिल्कुल सॉलिड है भाई, डंडा टाइप का मान लो, ठीक है, डंडे बहुत लगे होंगे ना बचपन में, फटाक से घर वालों ने बहुत मारा होगा ना यार, नहीं मारा, ओके, तो ये गलती की है, ठीक है, लगना चाहिए था, दिमाग तेज होते हैं वो पिटाई से भी। अच्छा सर, हाँ, लेकिन अब बड़े हो गए हो, ठीक है, बच के रही हो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब करेंगे क्या सर इसमें, देखो सपोज करो ये मार्कर है मेरे पास, और इस मार्कर को मैंने यहां से ऐसे पकड़ा है। 2 तरीके हो सकते हैं, इसको यहां से या तो फिक्स कर दो, बिल्कुल फिक्स, कि यहां से हिले भी ना, फिर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता रहूंगा, ये नहीं घूम पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, थोड़ा सा लूज, जिसको बोलते हैं पायटेड एंड, पायटेड एंड मतलब इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, देखो इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, इस तरीके से पकड़ा है मैंने, यहां से पकड़ूंगा तो भी रोटेट कर सकता है, समझ गए, सो रोटेट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रॉड को भी मैं यहाँ पे एक इसको पायर्सन दे देता हूं, यानी ये रॉड यहां से पायटेड है, ठीक है। सो वी कैन से दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, नो प्रॉब्लम, ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है।
अब ध्यान से समझियो, अब हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, इसका मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी या वो रॉड या कोई भी चीज, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, वहीं से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रही है, ठीक है बॉस, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास होगी, यानी यहां से पास हो रही होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों भाई, क्योंकि उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट तो वो बॉडी घूम रही है, ठीक है ना। जैसे हमारा दरवाजा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही तो घूमता है। जैसे ये वाली देखो ना यार, इसको मान लो गेट है ये आपके घर का, ठीक है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ही तो घूमेगा। इसके देखो जब इसको बंद करते हैं, देखो इसी के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, इसके। तो दिस इज द एक्सिस एक्चुअली, कि जिसके अबाउट वो घूमे उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज जिसके अबाउट रोटेट कर सके, समझ गए आप लॉजिक? यस, समझ गए होंगे, होप सो, है ना। चलो भाई, तो यहां पे मिल गई आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या करेंगे सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी एक्सिस होती है, एक ऐसा पॉइंट होती है जहां से वो पास हो रही है, ठीक है ना। यहीं से सारी डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएंगी। किसकी सर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही हम लेते हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, ध्यान से समझना जो मैं लिखा रहा हूं, ऑल डिस्टेंसेस आर, ठीक है, मेजर्ड ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है। ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फॉर ऑफ ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली फिक्स्ड कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो उसको आप, फिक्स्ड, है ना। सब पार्टिकल्स के लिए कॉमन होती है फिक्स्ड, और फिक्स्ड होएगी कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे याद रखो आप, ठीक है ना। एंड ऑल द पार्टिकल डिस्टेंसेज आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। सारे पार्टिकल की जो डिस्टेंस होने वाली है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, वो मैं आगे भी बता दूंगा, डोंट वरी। सो पहले तो आप ये याद रखो कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल क्या है रोटेशन मैकेनिक्स में, क्योंकि सारी डिस्टेंस वहीं से मेजर की जाती है हर पार्टिकल के लिए, समझ गया लॉजिकली? ओके, ये याद रखना, ये लिखना है, ये बॉस लिखना है। पता चला तुमने ऐसे देख लिया, हो गया जी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना नहीं आता है, यूज करना नहीं आता, तो फिर तेल बेचोगे वहां पे, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर घूर घूर के देखोगे, फिर वो बहुत बड़ी तुमसे मिस्टेक होने वाली है, ठीक है। अब हम समझ रहे थे कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन बेसिकली। तो जब ये रोटेट करेगी ना इसके अबाउट ऐसे ऐसे या ऐसे, इसके अबाउट घूमेगी, तो ध्यान से समझियो, मजा आने वाला है बॉस, ठीक है। अब होप सो इसको मैं यहां बना रहा हूं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताना था आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल क्या है। अब आ जाओ इधर, मान लिया मैंने इसको यहां पे बना दिया, मैंने बोला ठीक, ये बन गया, देखो ये बन गया पार्टेड एंड आपका, जिसके अबाउट ये घूमेगी, ठीक है, रॉड है। इसके अंदर मैंने एक पार्टिकल ले लिया, सपोज करो दिस इज द पार्टिकल P1, और एक पार्टिकल ये ले लिया मैंने P2, ठीक है। अब जब ये घूमेगी ना, आई मीन इसके अबाउट ये जो रोटेट करेगी ना बॉस, तो क्या होगा देखो, सपोज करो मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं, इसके अबाउट ये घूमेगी, और जब ये घूमेगी तो ऑब्वियसली इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है, लीनियर मोशन करती है, तो उसके पास वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर मोशन की वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम v से, है ना। और जब वो किसी एंगल से रोटेट करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर, ये पता होगा सबको बॉस, ठीक है, दैट इज ओमेगा, ठीक है। और यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है x बोलते थे हम, ठीक है। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, यहां पे एक्सेलरेशन होता था लीनियर a, यहां पे एक्सेलरेशन होगा अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तीन टर्म्स तो दिलो दिमाग में तुम्हारे सेट होने चाहिए हमेशा हमेशा एंड हमेशा, ये काम आएंगे बॉस। आगे पढ़ेंगे वैसे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आपको याद होगा कि किस तरीके से आपने पढ़ा था, ठीक है बॉस। तैसे बहुत शोर आता है यार बॉस, ठीक है, यू नो ऑन रोड है ना, सो गाड़ियों का बहुत पंगे हैं और बहुत शोर आता है, बहुत इरिटेशन भी हो जाती है समटाइम, यू नो। लेकिन आपके लिए मेहनत की जाएगी और आपको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सिखाए जाएंगे बॉस। तो अब आप बोल रहे हो सर, आप ये कह रहे हो कि ये जो रॉड है इसके अबाउट अब ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, देखो यही इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। तो क्या होगा सर, देखो जब मैं ऐसे इसको घुमा रहा हूं तो ये थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया, तो ऑब्वियसली अब क्या देखने को आपको मिलने वाला है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी रॉड, ठीक है। सपोज करो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है बॉस,
ओके सर, आपने रोटेट करा दिया ना इसको। देखो जब आपने रोटेट किया तो ये रॉड अब अपनी नई पोजीशन पे आ गई, ठीक है, नई पोजीशन पे आ गई सर, बिल्कुल। तो यार क्या हुआ होगा, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से एक्सिस पास हो रही है और इन दोनों पार्टिकल को मैं मिला दूं और ऐसे इसके अंदर मिला दूं, तो ये कितने एंगल से रोटेट कर गई, कुछ एंगल हो गया थीटा, कुल है ना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये घूम के यहां पे आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ये पॉइंट घूम के यहां पे आ गया, बिल्कुल आ गया सर। यानी P1 डैश पोजीशन, P2 डैश पोजीशन। बहुत ध्यान से समझिए बॉस, ठीक है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। ये थोड़ी मैंने ज्यादा ही बड़ी बना दी है बॉस। ओके ठीक है, एक बार दिमाग में सेट हो गया ना कि रोटेशन में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देखना अब हमने कंडीशन क्या डिफाइन की थी लीनियर मोशन के अंदर। अगर कोई बॉडी लीनियरली मूव कर रही है तो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जब ये लीनियर मूव करके आगे जाएगी स्लाइड करके, तो लेट्स ये स्लाइड करके यहां पे आ गई, थोड़ा सा याद दिला रहा हूं ना जिससे थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये दोनों पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गए, ए यहां पे गया, बी क्योंकि बॉडी आगे चली गई और फिर मैंने इनको ज्वाइन किया, तो ये देखो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और ये अगर लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन दोनों को ज्वाइन करने वाली, मूवमेंट करने के बाद पहले पोजीशन P पे थी, अब पोजीशन Q पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लाइन पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे देखो जब आप P1, जब आपने घुमाया नहीं था इसको, तो P1 P2 के बीच की डिस्टेंस ये रही है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो इनके बीच की डिस्टेंस ये, एंड दीज टू डिस्टेंसेज आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये इधर है, ये कहीं नीचे है, ये कुछ ऐसे है, एक इधर है, एक इधर है, दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो याद रखना रोटेशनल मोशन जब भी कोई रिजिड बॉडी करती है तो किसी दो पॉइंट को ज्वाइन, उसकी बॉडी के अंदर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली उनकी जो डिस्टेंसेज होंगी, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होंगी वो नॉन पैरेलल हो जाती है, वो पैरेलल नहीं रहती है। अगर पैरेलल है तो ट्रांसलेटरी बोलते हैं, पैरेलल नहीं है तो उसको रोटेशनल मोशन में काउंट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है, देख लो अब आप ये वाली देखो और ये वाली देखो, नॉन पैरेलल है, ठीक है। पहला पॉइंट, ये कैसी होनी चाहिए इनके बीच की लाइंस कैसी, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, लाइंस आर नॉन पैरेलल, ठीक है। इनके बीच की जो लाइंस है ना, लाइंस आर नॉन पैरेलल। कौन सी लाइंस? बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन टू पार्टिकल्स, है ना, इनसाइड द रिजिड बॉडी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा सर, रोटेशनल मैकेनिक्स में दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा सर, देख लो ना, जब इस रॉड को आप और रोटेट करा के ऐसे ऐसे लेके जाओगे, समझ गए आप, देखो कैसे, यहां से आपने इसको रोटेट कराया, एक पॉइंट में इस पे यहां पे मान लेता हूं, एक पॉइंट में इस मार्कर पे यहां पे मान लेता हूं, तब ये घूमेगा तो यहां पे आ जाएगा। देखना अभी यहां पे और यहां पे है, जब ये रोटेट करेगा तो यहां होगा, ठीक है। फिर और रोटेट करा दो उसको, और फिर ये और यहां हो जाएगा, फिर ये और यहां हो जाएगा और ये घूमने लगेगा। तो आपको यहां एक चीज नजर आ रही होगी, ये वाला P1 पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। चेक करो उत्तरी, इसका मतलब सर ये वाला जो P पॉइंट है ना, एक अपने सर्कल पे घूम रहा होगा, यस, और ये वाला अपने खुद के सर्कल पे घूम रहा होगा, यस। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट, और भी कोई पॉइंट ले सकते हो आप रैंडमली, यहां पे ले लो, तो ये इस वाले सर्कल पे इधर को घूम रहा होगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये इधर को घूम रहा है, ये इधर को घूम रहा है। तो हर पार्टिकल इस बॉडी के अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है इंडिविजुअली, ठीक है ना, उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, मींस एवरी पार्टिकल, यू कैन राइट एवरी पार्टिकल, ठीक है बॉस, मूव्स, ठीक है, इन अ सर्कल, ठीक है, इन अ सर्कल, ठीक है, इन अ सर्कल। रिजिड बॉडी जब रोटेशन करती है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन बन गई कि उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले हर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो फिक्स है, कॉमन है सबके लिए, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, ठीक है, और उनका सबका सर्कुलर पाथ अलग अलग ही होगा, आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। बट हाँ, एक्सिस कॉमन रहेगी, सर्कुलर पाथ सबका, किसी का छोटा किसी का बड़ा, जो एक्सिस के पास होगा उसका छोटा, जो दूर होगा उसका बड़ा होगा, ऑब्वियस है यार। और अगर कोई पार्टिकल गलती से एक्सिस पे ही बैठ गया, यहीं पे बैठ गया, इसने बोला मैं तो यहीं बैठूंगा, यहीं बैठ जा, तो जब एक्सिस पे आप बैठ जाओगे तो आप रेस्ट पे नजर आओगे। यानी जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठ जाए, मतलब जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है ना, अगर कोई पार्टिकल उसी के ऊपर बैठ गया तो वो रेस्ट पे नजर आएगा,
ठीक है, वो रेस्ट पे नजर आएगा, ध्यान से समझियो। अब देखना, फिर से आ जा, एक और पॉइंट देख भाई, अगर मैं एंगल की बात करूं यहां पे देखना, ये P1 यहां से यहां पहुंच गया और इसका थीटा एंगल से रोटेट कर गया, P2 भी यहां पे एंगल सेम रहेगा, यानी एंगल सेम रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है रोटेशनल मैकेनिक्स में हर पार्टिकल का। और चूंकि हर पार्टिकल एक साथ रिजिडली अटैच्ड है बॉडी के अंदर, तो हर पार्टिकल फिक्स है, तो जब ये पूरी बॉडी घूमेगी तो हर पार्टिकल उसके साथ घूमेगा, मतलब ओमेगा भी सेम होगा। और अगर ओमेगा सेम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये सारी चीज सेम होती है रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी की जी हम रोटेशनल मोशन उसकी कराते हैं, उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला हर पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। बट बॉस, जब ये पार्टिकल यहां से घूमना स्टार्ट करेगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इधर बना रहा हूं, देखो समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट try to understand here. So this is the parted end, suppose करो पॉइंट था आपका P1 and this is the point P2। जब ये घूमना स्टार्ट किया, ओमेगा तो सबका सेम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही घूमेगा इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर। देखो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेना है, मैंने बताया था अभी, मान लिया इसकी है R1 और इसकी यहां से यहां तक है R2। आप देख सकते हो यहां से यहां ये ज्यादा दूर है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि V इक्वल टू बचपन में पढ़ा था R ओमेगा, ओमेगा सबका सेम, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज्यादा दूर होगा, जिसकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी रोटेशनल मैकेनिक्स में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होती है, एंगुलर सेम होती है, थीटा सेम होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होता है। क्लियर हुआ? अब गया होगा दिमाग तक बॉस। तो ये बस इतना याद रखो यार, इसके अलावा आपको याद रखने की उतनी ही डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर भी काफ़ी डिटेल में जा चुके हैं और काफ़ी हमने देख लिया चीज़ों को कि क्या चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको आइडिया ऑब्वियसली हो गया होगा, ठीक है। तो ये डस्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे डस्टर लिया ना बॉस, ठीक है, कहाँ पे करके दिखाऊं, यहीं पे देखते हैं। मान लिया मुझे इसके अबाउट इसको रोटेट कराना, आप खुद देखो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है ये पूरा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो पूरे ये रोटेशन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हर पार्टिकल एक सर्कल में रोटेशन कर रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हो, टेंटन आप देख सकते हो, ओके कूल ना, यस। तो जो इस पॉइंट के अबाउट जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूं ना, इस पॉइंट के अबाउट जो उसके पास है वो छोटे सर्कल पे जाएगा, दूर है वो ज्यादा बड़े सर्कल पे जाएगा, फिर ये और ऐसे सर्कल पे जाएगा, समझ गए ना बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक तरीके से मूवमेंट आपको नजर आएगा या सर्कुलर मोशन पे होते हुए नजर आते हैं। कूल, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल मोशन। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है, बस ये आपको पता होना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, बाकी सब तीन दिस वन ये सेम होंगे। अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, दैट इज द नेसेसरी पॉइंट, दैट इज द नेसेसरी एक्सिस जिसके अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट करती है, ठीक है, कोई भी बॉडी रोटेट करती है। और अगर उसने रोटेट करना है तो हमें कहीं ना कहीं नीड होती है एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की, सिंपल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सर एक बात बताओ, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ही नहीं, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम नहीं करें तो क्या कोई बॉडी फिर रोटेट कर सकती है? यस, कर सकती है, लेकिन उसकी उस मोशन को बोला जाता है स्पिन करना, स्पिनिंग, स्पिन करना, याद करो स्पिन करना, ठीक है। मतलब सर कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो? अरे डोंट वरी, बता रहा हूँ, देख लो इधर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर मान लिया हमने किसी बॉडी को रोटेट कराना है, ठीक है, किसी बॉडी को हमने रोटेट कराना है, कोई भी बॉडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, और इसमें हमने कोई एक्सिस नहीं दी, अब हमने इसको रोटेट कराना है। तो अगर विदाउट एक्सिस हम इसको रोटेट करा रहे हैं ना बॉस, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे इसका होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जहां पे इसका होगा सेंटर ऑफ, उसको छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर, इसके अलावा कहीं और आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इसके अबाउट, मान लें यहाँ किसी बच्चे ने फोर्स अप्लाई कर दिया कि सर ये मार्कर था, ठीक है, ऐसे समझो कि सर ये मार्कर है, ठीक है, मैंने यहाँ रखा और ना इसको, इस पे मैंने बस ऐसे इसको मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया। अबे रुक जा, एक्सपेरिमेंट फेल करेगा क्या, ठीक है। तो आपने इसका सेंटर मान लिया यहाँ पे है, ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स ने अप्लाई करके इससे अवे करना है, ये घूमने की कोशिश करेगा ऐसे अपने आप, ठीक है।
ये देखो रोटेट करने की कोशिश करेगा अपने आप ऐसे। तो यार ये मार्कर सीधा सा यहाँ पे रखा है और इसमें ये घूम भी नहीं रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सिस डिफाइन ही नहीं है। जैसे हमने दरवाजे वाला एग्जांपल देखा, बहुत सारे एग्जांपल के दरवाजे को एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ अपने डोर को हमें घुमाना पड़ता है, एक एक्सिस बनानी ही पड़ती है, उस तरीके से डिजाइन करनी पड़ती है। बट यहाँ पे मार्कर सीधा सा रखा है। आपने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास को छोड़िए, कहीं और फोर्स अप्लाई करो, देखना कहीं और ये घूम जाएगा, घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है वहीं का वहीं, ठीक है। ये देखो रोटेट कर रहा है वहीं का वहीं, इसको बोलते हैं स्पिनिंग करना। लट्टू 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 वाला गेम किया बचपन में। लट्टू एक गोलू गोलू सा होता था, लाइक एक गोलू गोलू सा होता था कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे होता था, फिर हम इसको मारते थे, फिर ये वहीं पे रोटेट करने लगता था, वहीं पे घूमने लगता था, है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये अपने सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके अबाउट घूमने लगता है, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट एक एक्सिस क्रिएट हो जाएगी, उसके अबाउट एक घूमने लगेगा, इसको बोलते हैं स्पिनिंग मोशन। स्पिन बोलते हैं इसको, स्पिन करना, ठीक है, स्पिन करना सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसी एक्सिस के ना होते हुए भी किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन करना, ठीक है। थोड़ा सा बस ऐसे याद रखो, आप बहुत सारे एग्जांपल इसके देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने क्या याद रखना है बॉस रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में, दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक लेवल। और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया कि रोटेशनल मोशन होती क्या है और इसमें हम करते क्या है, पार्टिकल इसमें करते क्या है, पार्टिकल इसमें करेंगे क्या। सो वी नीड अ फिक्स्ड कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू डिफाइन द रोटेशनल मैकेनिक्स, द प्योर रोटेशन, एक्चुअली द प्योर रोटेशन, समझ गए। अब थोड़ा सा ओवरव्यू और दूंगा, उसके बाद सीधा कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है, सीधा कंसेप्ट पे आ रहे हैं अब हम, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन ले ली है और अब जैसे कि मैंने आपको बोला मैं अपनी मेन जर्नी पे निकल चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि कुछ क्लिप्स देख के कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया है कि किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एक्सिस की जरूरत होती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है। और अगर उसमें एक्सिस नहीं है तो वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम सकती है। अगर आप फोर्स सेंटर ऑफ मास को छोड़ के किसी और पोजीशन पे एक्ट कराओ तो वो स्पिन करना स्टार्ट कर देती है। ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है बॉस। अब देखो भाई, हाउ टू डिफाइन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये भी तो समझना पड़ेगा। कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहीं से जर्नी स्टार्ट होगी बेसिकली। इस चैप्टर का मेन काम ही यही है, आपको यही नॉलेज देगा यहाँ पे। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, यही आने चाहिए। और लास्ट में इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन, दैट इज द रोलिंग मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो क्या हुआ क्या है। तो लेट्स सी, मैंने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ले लिया। नॉर्मली हम स्टडी करने के लिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, मतलब अब आप अंडरस्टूड है, वो बार बार आपको नहीं बताने वाला। आप अंडरस्टूड है कि भाई ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है। इस शेप में मैंने ले लिया है रिजिड बॉडी को। और रिजिड बॉडी क्या होती है, इसकी बात आपके दिमाग में, ये वाली बातें भी अब सेट हो चुकी हैं कि हर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस रिजिड बॉडी के अंदर फिक्स्ड होएगी, कांस्टेंट होएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है भाई, कूल। अब देखो, मैंने बोला कि ये जो बॉडी है इसके इस पॉइंट से मैंने एक एक्सिस पास कराई, ध्यान से समझियो, ये एक्सिस मैंने यहां से पास करा दी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट, यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ये पूरी बॉडी घूम सकती है, पूरी बॉडी। तो इस एक्सिस को नाम दिया जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये फिक्स्ड है, आप देख सकते हो। हर पार्टिकल अब अपने अकॉर्डिंग इसके अबाउट घूम रहा होगा, फिक्स्ड है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और लेट्स सी ये घूम रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ओमेगा, मतलब हर पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा। और ये तो आप अपने दिमाग में हमेशा रखना है, रिजिड बॉडी की रोटेशनल मोशन जब हम की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन में उस बॉडी के अंदर हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहने वाली है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। ये अब क्लियर है, क्लियर है ना, यस। अब आ जाओ भाई, देखो क्या करना है। देखो यार, जब ये रोटेट करेगी ना ये बॉडी, मान ली यहां की बजाय थोड़ा ऐसे घूमेगी, ऐसे जाएगी, तो लेट्स सी एक पार्टिकल इसमें कहीं यहां पे है, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लिया इसको आप हटा दो, अभी मैं पहले समझा देता हूं। सपोज करो इस बॉडी के आपने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर इमेजिन कर लिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर ही तो बनी है। जैसे एक लड्डू नहीं होता, लड्डू, बड़ा सा लड्डू ले लो, उसमें मोतीचूर का लड्डू लेते हैं, उसमें दाने दाने होते हैं, वो सारे छोटे छोटे दाने मिलकर एक बड़ी सी बॉडी बना देते हैं, बड़ा सा लड्डू बना देते हैं, छोटे छोटे दाने। तो एक दाने को निकाल दो, एक पार्टिकल हो गया, वो सारे छोटे छोटे पीसेस जो होंगे वो एक बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आपने क्या करना है बॉस, सपोज करो सर हमने पहला पार्टिकल यहां मान लिया, इसका मास है m, इस पूरी बॉडी का जो मास है वो है कैपिटल M। होल बॉडी रिजिड है, किसी भी शेप में हो सकती है, डजंट मैटर, ओके, किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल है उनकी हम बात कर रहे हैं। मान लिया तुमने एक पार्टिकल सर मैंने यहां पे माना, दैट इज M2, वैसे तो बहुत सारे होंगे, हम रैंडमली मान रहे हैं।
ठीक है, एक पार्टिकल सर किसी ने यहाँ पे मान लिया, दैट इज m3, एक पार्टिकल सर किसी ने यहाँ पे ब्रेक किया, दैट इज m4, और एक पार्टिकल सर किसी ने यहाँ पे ब्रेक किया, दैट इज m5, एक पार्टिकल किसी ने यहाँ माना, दैट इज m6, और ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, दैट इज mn, ठीक है, उसका मास होगा mn, मतलब मास लिख रहा हूं मैं इनका, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे, मैंने कुछ रैंडमली माने, क्लियर है, कुछ आप इधर से भी मान सकते थे, इस साइड में भी, इस साइड में मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें इस साइड में क्या मानूं, चलो अब नहीं माना तो देख लो, तो अगर मैं यहाँ से 4 हटा देता हूँ, ठीक है, इसको 7 मान लेता हूँ, यहाँ पे 4 मान लेता हूँ कि ये वाला जो पार्टिकल है ये m4 है, मान सकते हैं कहीं भी कुछ भी, तो ये सारी बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही होगी, तो अब ध्यान से समझियो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज दैट सर, कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, हर पार्टिकल जो रोटेट करेगा वो इसके अबाउट करेगा, और हर पार्टिकल की डिस्टेंस वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एक्सिस, यानी डिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, डिस्टेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, बस ये ध्यान रखना, इफ नॉट परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में अगर परपेंडिकुलर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस को ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और डिस्टेंस किसी पॉइंट से नहीं लेते, एक्सिस से लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, एक्सिस से, देखो कैसे, ये पहला पार्टिकल है तो इसको ज्वाइन करो ऐसे कि इस पार्टिकल से इस एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बने, इसको मान लो r1, ये इसकी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर है एकदम, ये पार्टिकल ये है तो यहां पे ज्वाइन नहीं करना, एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना है, ये बनाना है, ये मेन है आपके लिए सीखना, तो ये है r2, देखो 90, ऐसे नहीं कि भाई इस पॉइंट से एक्सिस पास हो रही तो आपने यहां मिला दिया, उससे हमें मतलब नहीं है, एक्सिस से मतलब है, ठीक है, अब आ जाओ 3, ये रहा 3 को उससे डायरेक्ट मिला दो और 90 डिग्री पे इसकी डिस्टेंस देखो, तो ये हो गया r3, नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट करो, ये आपका काम है, आपने कैलकुलेट करना है, और ये देखो 4th वाला यहाँ बैठा है, इसको यहां से मिला दो, ये इसकी डिस्टेंस होगी, इसको मान लो आप r4, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मतलब एक्सिस के इधर भी हो सकता है, एक्सिस के इधर भी हो सकता है, पार्टिकल्स तो उसके चारों ओर हो सकते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे सर, 5th वाले को देखो, 5th वाले को मिलाओगे तो ये ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट करेगा ये भी परपेंडिकुलर r5, सिमिलरली ये ले लो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री होना चाहिए, 6, 7 सब ले लो, जितने भी हैं, mn, ये रहा mn, ठीक है, ये रहा, जितने भी हैं सब 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो rn होगी, और ये सारे घूम रहे होंगे, अब देखो मैंने इसका जो रोटेशन है वो इस तरीके से दिया है कि ये ऐसे घूम रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल होगा ना, जब इनिशियली जाएगा ये इधर घूमने के लिए जाएगा, इस हमेशा जो वेलोसिटी होगी इनकी, जैसे ये v1 है, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी v2 है, वो हमेशा डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस, इच पार्टिकल की, ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी ऑब्वियसली, m3 का यहाँ पे ये रहा सर, ये इसके परपेंडिकुलर, जिस समय घूमेगा उस समय की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज v3 एंड सो ऑन, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी बॉडी को कंसीडर ना करूं, इस अकेले पार्टिकल को कंसीडर करूं इसकी, तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने का बॉस, आप ध्यान से देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको नजर आएगी, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट, हर पार्टिकल अपने एक सर्कल पे घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, और हर पार्टिकल के पास अलग अलग लीनियर वेलोसिटी है, मतलब जब लीनियर वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास, मोशन कुछ भी हो तो एनर्जी तो होगी, ठीक है, एनर्जी तो होगी, और इन सारे पार्टिकल्स से मिलके ही ये बॉडी बनी है, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो पहले पार्टिकल की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की एंड सो ऑन, लास्ट के nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो मैं लिखूंगा टोटल इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो यार, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के लिए हाफ mv² होता है, यस, तो हाफ पहले पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की हाफ उसका मास उसकी वेलोसिटी, तीसरा पार्टिकल हाफ उसका मास उसकी वेलोसिटी एंड सो ऑन, लास्ट हाफ, लास्ट का है mn vn का स्क्वायर, क्लियर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे बॉस, तो पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ, देख लो इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर बचा यहाँ पे m1, और ये जो v1 है ना, चूंकि ये पूरा सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है r ओमेगा,
मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की निकालनी है तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो सिस्टम घूम रहा है वो ले लो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो एक्सिस से, ठीक है। तो अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालोगे तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस है r1, ओमेगा सेम है, और v2 निकालोगे r2, ओमेगा सबका सेम है, v3 निकालोगे r3, ओमेगा सबका सेम है, एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसकी जगह रखेंगे हम r1 ओमेगा, इसका स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे m2 r2 ओमेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एंड ऐसे ही लास्ट में आएगा आपका mn rn ओमेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। पहले करके दिखा रहा हूं मैं करने क्या जा रहा हूं, यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने आएगा जिसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे फिर क्वेश्चंस करने के लिए। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी ना बॉस, ठीक है। तो क्या करना है सर, देखो m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, ले लिया सर, क्योंकि सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। यहां बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस यहां बचेगा m2 r2 स्क्वायर, यहां बचेगा m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा mn rn स्क्वायर, लास्ट वाले पार्टिकल का। मजा आ जाएगा देखना। ये है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब चूंकि इस टोटल एनर्जी में एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है, सो वी कैन से दिस इज द टोटल एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, है ना। हम इसको बोल सकते हैं कि अब ये जो एनर्जी है ये इस पूरे सिस्टम के रोटेट करने की वजह से है, क्योंकि इसमें ओमेगा आ गया, वी हटा दिया आपने, और ये जो टर्म होता है ना, ये वाला टर्म ध्यान से समझो, ये वाला जो टर्म है इसी को टेक्निकली बोला गया था कि देखो ओमेगा तो है, घूम तो रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म यहां पे आ गया है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी, लीनियर ट्रांसलेटरी, तो मैंने लिखा था हाफ mv स्क्वायर, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ध्यान से देखो क्यों देनी पड़ी, मास को लीनियर मोशन देने के लिए। मास को लीनियर मोशन जब हमने दी, उसको वेलोसिटी दी, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली आपकी वहां पे आपको मिल गई थी, यानी ये मास पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है। और आप देख सकते हो, नो आप देख सकते हो यहाँ पे मास इंपॉर्टेंट है कि मास को लीनियर मोशन आपने दी थी, जिसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीनियर वेलोसिटी पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। मास को जो वेलोसिटी दी गई है वो लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, बट यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये एंगुलर वेलोसिटी भी किसी मास को ही दी गई है, लेकिन ये ऐसा मास है जो लीनियर मोशन कर रहा है। ध्यान से आप ये पॉइंट को पकड़ो मेरे से, ठीक है। लीनियर मोशन कर रहा है, ये ऐसा मास है जो लीनियर मोशन कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ मास ले लिया, वेलोसिटी लीनियर दी गई। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, हाफ यहां पे भी है, हाफ यहां पे भी है। यहां पे मास इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट है, स्क्वायर का प्रोडक्ट है, ये पूरा टर्म है। मतलब हर पार्टिकल के साथ डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं इसको बोला गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी बॉडी को घुमाने के लिए, बॉडी को रोटेट कराने के लिए, ना कि लीनियरली ट्रांसलेट कराने के लिए। समझ गए, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं है, ये एक फैक्टर निकल के आया जिसको नाम दिया गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इसको बोला गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए। तो यहां से जन्म हुआ दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस मास को रोटेट कराने के लिए जो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो केस हो गया कि मास को आपने ट्रांसलेट कराया, एक केस हो गया कि मास को, उसको मास से हम रिलेट करते हैं, एक हो गया उसी मास को आपने रोटेट कराया, तो उसको बोला गया मूवमेंट, घुमाना उसको, किसका, इनर्शिया। मतलब मास पे डिपेंड करता है ना इनर्शिया, तो टोटली, ठीक है। मास को आप घुमा रहे हो, तो जो घुमाने वाली प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, इस पूरे टर्म को डिनोट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम रोटेशन से रिलेट कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो डायरेक्ट हम मास की बात करते हैं। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप इसको लिख सकते हो KT, ठीक है, इक्वल टू हाफ आई, ये पूरा आई बन गया पूरी सिस्टम का, इनटू ओमेगा स्क्वायर। देख सकते हो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की आ गई, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये, रोटेशनल, यानी जब कोई सिस्टम, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो वो पूरा सिस्टम घूम रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। याद होगा आपको, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मैंने इसलिए नहीं करा कि मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूँ, ये तो मैं डायरेक्ट ही लिखा था। मैं बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना कैसे, बस इतनी बकवास थी इसमें हमारे लिए। अब इसमें सारे फंडामेंटल कंसेप्ट होंगे, कोई थ्योरी ज्यादा इसमें नहीं आएगी, उनका यूज करके क्वेश्चंस आपने करना है। अब आपने सीखना ही है हाउ टू यूज, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स,
यूनिफॉर्म बॉडीज, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज या पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बेसिक आइडिया लग गया आपको, यानी जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा हमें मास चाहिएगा और उस मास की डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर? यानी जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का p का, तो हमें मास चाहिए होगा और उस मास, जो मास जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए होगा। बस ये ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। तो ये मिल गया एक फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहां से पता चला, इस टर्म को नाम दिया गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना? मजा आ गया ना बॉस? ठीक है, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम अपनी जर्नी। न्यूमेरिकल को कैसे फोड़ना है, कैसे सॉल्व करना, बस शिद्दत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ अगर आप यहाँ पे काम कर लोगे तो कैसे नहीं आएगा आपको ये चैप्टर यार, उड़ा देंगे, फोड़ देंगे। बहुत सारे फंडों के साथ हम यहाँ पे चलने वाले हैं, कंसेप्ट के साथ। ओके, सो फंडा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एंड इसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। अब इसको अप्लाई करना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे सर और किस तरीके से हमने हैंडल करने हैं। टाइप 1 की प्रॉब्लम मैं आज ही डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, जिससे ओवरऑल एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाए और आगे की जर्नी आपकी बहुत ईजी हो जाए, ठीक है ना। कम ऑन, देखो सबसे पहले अभी हमने सीखा है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोला है, ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं आई से, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं उसका मास और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब सर कैसे? अगर हमारे पास ये एक एक्सिस है और एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे कहीं है जिसका मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमना चाहता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ऐसे घूमना चाहता है तो इस एक्सिस से हमें इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेनी है हमेशा। दिस आर फ्रॉम the axis to the mass must be perpendicular, 90 डिग्री का एंगल एक्सिस पे बनना चाहिए उस डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का घूमना, रोटेट करना अबाउट दिस एक्सिस, है ना, उसके लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो एफर्ट आप कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर खुद की एबिलिटी नहीं है कि ये रोटेट कर जाएगा, उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उस मास into the product of the square of the distance from the axis of rotation, and the most important point, this distance should be perpendicular। बस ये याद रखना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला स्टैंडर्ड वे में। अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो अभी सीखा हमने, सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए उसको एड अप कर देंगे। मेन पॉइंट क्या है कि ये डिस्टेंस एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस ये मेन पॉइंट है इसका। क्लियर? अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रहा है। देखो मास पे डिपेंड कर रहा है ना। डिपेंडेंसी देखो उसकी, डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, डिस्टेंस पे, और मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब शेप एंड साइज जो होगा उसका, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फैक्टर आप याद रखेंगे, ठीक है, किस किस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड कर रहा है। और ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी गई है। स्केलर क्वांटिटी आप देख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर आप बात करोगे तो यूनिट तो आप यहीं से निकाल सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर, सीधी सी बात है बॉस, ठीक है। तो कोई पंगाइश नहीं है इसमें, तो कोई पंगाइश नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? लेट्स सी। तो देखो बॉस, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, बेसिक सा। उसी देखो जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ लूंगा ना, मैं बस पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे। जैसे आपके सामने फिर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहीं से भी, किसी भी नोट से, किसी भी बुक से, वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेन होता है कंसेप्ट का अप्रोच सीखना, ठीक है। चलो कम ऑन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स सी गाइस, उसने बोला कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एक पार्टिकल है 1 kg और यहाँ पे एक पार्टिकल है 2 kg, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है 3 kg, ठीक है। एक पार्टिकल इसी के ऊपर रखा है 4 kg, ऐसे है, ठीक है। अब ऐसे है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 1 kg का पार्टिकल है, सपोज करो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 3 मान लो आप इसको, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और ये जो 4 kg का पार्टिकल है ये ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सिस पे है। और हमने रोटेशन मोशन में भी सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिस पे होगा, इटसेल्फ एक्सिस पे, तो उसका रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, वो रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है, वो रेस्ट पे माना जाएगा।
सिंपल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली जीरो होगा क्योंकि ये खुद एक्सिस पे है, जिसका वर्ड घूमना है तो उसकी डिस्टेंस जीरो है। लॉजिक इज दैट। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है कि इस पार्टिकल की डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी 2 मानो, उसको 2, उसको 3 माना है तो उसको 2 मान लो, ठीक है। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, यही बात पे ध्यान देना है, इसकी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और ये तो एक्सिस पे ही है। तो आपसे पूछेगा फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल सिस्टम, ध्यान से समझना, पार्टिकल होंगे। पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, रिजिड पूरी बॉडी की, यूनिफॉर्म बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, कोई एक डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला केस नहीं ले रहा हूं, पार्टिकल की बात कर रहा हूं। पार्टिकल्स मतलब जिनके पास मास है लेकिन साइज बहुत कम है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, कूल। तो अब ये सारे पार्टिकल मिलके इसके अबाउट घूम रहे होंगे, तो बताओ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करना है सर, आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट पार्टिकल का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस 4 का, 4 ही है ना, 4 तक ही ऐड करेंगे बस, और भी होते तो आगे ऐड करते, सीखा था ना हमने अभी, हमने और भी होंगे तो आगे तक ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आ जाओ भाई, पहले पार्टिकल को देखो, उसका मास ये रहा, इसको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नाम के अकॉर्डिंग मास का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला काफी लिखा हमने mr², तो इसका मास है 1 इंटू उसकी डिस्टेंस है 3 का स्क्वायर ले लो, सेंटीमीटर में आए, प्लस I2 यानी सेकंड वाला पार्टिकल किसको माना है आपने, इसको, तो उसको मान लो 2, उसकी डिस्टेंस है बॉस 1 का स्क्वायर, प्लस 3 वाला ये रहा, उसका मास है 3 इंटू डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 वाले का मास, उसकी डिस्टेंस तो 0 है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 9 + 2 + 12 + 0, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 11 यानी 23, और यहाँ पे आप लिखोगे केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में दे रखी है, सो दिस इज, है ना, वो डिपेंड करेगा, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो सेंटीमीटर को, नो प्रॉब्लम, मीटर में बदल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23 इंटू 10⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर 10⁻² ही होता है। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल पार्टिकल सिस्टम। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अप्लाई करना सीख रहे हो, धीरे धीरे कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि हर पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर लेनी है, नहीं दे रखी है तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है, कैसे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे और बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, फिर इनका यूज करके आप अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस। इस बार जो एक्सिस है ना वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे नहीं है, सीधी वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ध्यान से समझो। इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि यार अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस का अबाउट घूम रहा है और वो 90 डिग्री एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है, तो फिर क्या करोगे, देखो ध्यान से। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला mr² है, क्योंकि पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। यस, दिस फॉर्मूला इज फॉर पार्टिकल, ठीक है। अब इसका मास चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, 4 है सर, डिस्टेंस कितनी है सर इसकी, ये रही डिस्टेंस सर 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। ऐसे की तैसी, मैंने क्या बताया था अभी, ये जो 4 है और ये जो एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है ये 30 का एंगल बना रही है, ना कि 90 का, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहां से, यहाँ से। देखो इस पार्टिकल से इस एक्सिस पे ऐसी डिस्टेंस ड्रॉप करो जो परपेंडिकुलर हो, देखो ये वाली, तो ये वाली जो डिस्टेंस है देखो ये 90 एंगल बना रही है, कैसे भी देख लो 90 का बनाएगी, तो हमें ना ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखो एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सॉरी 30 के सामने, और ये 90 है इसके सामने, ये हाइपोटेनियस हो गया। हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर पता है, तो साइन ऑफ 30 परपेंडिकुलर ओवर 10, तो P आ गया आपका 10 इंटू 1/2 यानी P आ गया 5, तो P का मतलब ये, यानी R की वैल्यू आ गई 5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ यू कैन कैलकुलेट 4 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 25, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁴ लिख सकते हो आप, तो 100 इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻² केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है बॉस, उसमें आंसर में सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। सो यू हैव टू टेक ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पार्टिकल, इफ नॉट गिवन यू हैव टू कैलकुलेट।
अपनी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल का कैलकुलेशन का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ लॉजिक? धीरे धीरे जा रहे हैं हम आगे को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो भाई आ जाओ। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है सर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बॉस। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ये मास m है, ये भी m है, और यार सर ये भी m तो है। मैंने कहा हाँ, तो ये 3 पार्टिकल है सिस्टम में, एक ट्रायंगुलर शेप मैंने यहाँ पे बना दिया है, और ये पार्टिकल इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो डिस्टेंस मिली a, इसको ज्वाइन किया तो मिली a, इसको ज्वाइन किया तो मिली a, मैंने सेम डिस्टेंस मान ली। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल रखे हैं, और इस सिस्टम को मैंने रोटेट कराना है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने इस सिस्टम को रोटेट किया इस एक्सिस के अबाउट, आपको बोला दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बताओ इसके अबाउट इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आपका काम क्या होगा, काउंट कर लो कितने पार्टिकल है सबसे पहले, ठीक है, 3 है सर, तीनों का लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख लिया सर। अब क्या करेंगे सर, टोटल निकालना है इसके अबाउट हमें, यस टोटल निकालना है। पहले पार्टिकल को देखो, ये रहा इसका मास, ये पार्टिकल ऑलरेडी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पार्टिकल तो ऑलरेडी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया ऑलरेडी, ये तो रेस्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर मैं निकालना चाहूं तो इसकी तो डिस्टेंस इसी पे, यहीं से डिस्टेंस लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका मास इंटू उसकी डिस्टेंस तो 0 मानी जाएगी। और दिस इज I2 ये रहा, ठीक है, इसका मास ले लो m, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सर, कहां से सर, एक्सिस से, और वो भी परपेंडिकुलर, एक्सिस से और वो भी परपेंडिकुलर, ध्यान से समझ। कैसे सर, देखो ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो मास है इसको एक्सिस से ऐसे भी ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो देखो ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, ठीक है। आपने डायरेक्ट एक्सिस से इसको ज्वाइन करना है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी कि ये होगी, और ये पूरी a है तो ये हाफ हो जाएगी, ये पूरी a है तो ये हो जाएगी a/2, मतलब ये बनेगी a/2, तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल के लिए, तो हम लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ पॉइंट, ध्यान से क्लियर हुआ, ओके। अब इस पे आ जाओ यार सर, इसका मतलब ये, इसको हमने यहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, ये भी तो 90 डिग्री है, यस, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी और ये भी हाफ होगी, एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो प्लस m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका तो 0 हो गया फर्स्ट पार्टिकल का, सो दिस इज ma²/4 प्लस 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 प्लस, सॉल्व कर लो तो आप धुरंधर हो बॉस, तो ये 2 बचेगा। फाइनली दिस इज योर आंसर। मेन क्या है कि हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, यू जस्ट रिमेंबर यू हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, माइंड में सेट कर लो, कभी क्वेश्चन गलत होंगे इच नहीं बॉस, ठीक है, हो गए इच नहीं, ठीक है। आगे बढ़े और लेते हैं, और 1-2 सिचुएशन ले लेते हैं, आपको और मजा आने वाला है, और बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। ओके बॉस, सो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हो, उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है, बस वो डिपेंड करेगा ना एक्सिस कहाँ से पास हो रही है। सबसे पहले चेक कर लो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, फिर जब आपको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो तो हर पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यही लॉजिक है, बस यही लॉजिक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ढूंढो एक्सिस कहाँ है, अभी नहीं दिया है। सपोज करो मैंने एक्सिस दे दी ऐसे, एक्सिस ऐसे पास हो रही है और इसके अबाउट इसको घुमाना है, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इसके अबाउट ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो फिर जैसे ही तूने देखा कि भाई ये है, और हर पार्टिकल का मास कुछ भी ले सकते हो, मैंने m1 m सेम ही लिया, आप अलग अलग भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट हम सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने सेम ले लिया है। तो बोलेगा भाई किसी को फर्स्ट मान लो, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, तो जब आप निकालोगे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट का, सेकंड का प्लस थर्ड का, ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ओहो अच्छा, तो ये पार्टिकल जब इसके अबाउट घूम रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को इस एक्सिस से ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट, ये कर दिया, दिस इज द 90 डिग्री, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल, एंड इफ नॉट गिवन दिस डिस्टेंस इज नॉट नोन, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन हमें पता है ये डिस्टेंस हो जाएगी a की हाफ, और ये a है, ये 90 है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो r1 आप निकाल सकते हो, क्लियरली नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस a/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और उस पर रूट लगाना पड़ेगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, या ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे आ जाएगा r1 आपका कितना सर, a² 4√3a/2, ये आएगा, चेक कर लेना, ये आएगा, तो इसका मास है m √3a/2 का होल स्क्वायर, प्लस a2 को देखो,
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल। O3 सेकंड पार्टिकल तो एक्सिस पे है तो ये तो जीरो, ये भी एक्सिस पे है, निकालने की जरूरत नहीं, ये भी जीरो। मतलब जितने भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस से ही लेते हैं। खत्म कहानी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस होल पार्टिकल सिस्टम आ गया 3ma²/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करना है, पता है कैसे? एक्सिस यहां से पास करा देना, इसके अबाउट खुद निकालना, ऐसे पास करा देना, एक्सिस खुद निकालना इसके अबाउट। समझ गए आप? इस वाले के अबाउट बताना मेरे को कितना आ रहा है सॉल्व करके, फिर इसको ऐसे करना, फिर इसको ऐसे करना। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये m है, ये m है। सपोज करो इस पूरे सिस्टम का सेंटर यहाँ पे है, यहां से एक्सिस पास करा दो, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होगी दिखेगी नहीं 3D में, यहाँ पे z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड इसके सेंटर से पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, ऐसे समझ लो, सेंट्रॉइड जो भी होगा इसका वो ऐसे पास हो रही है, ऐसे। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। क्यों? ये अपने आप ट्राई करना, इसको मान लेना ए, और ये वाला केस अपने आप ट्राई करना। होप सब आप कर लेंगे। इधर आ जाओ, कुछ भी दे देगा, कुछ भी। मान लिया एक्सिस उसने ये दे दी, इसको मान लो पहली एक्सिस पहली, ऐसे दे दी सर, और कैसे दे सकता है सर? ऐसे दे या ऐसे दे, बात एक ही, आंसर वही बनने वाला है आपके पास। मान लिया डायगोनल एक्सिस दे दी, ये वाली इसके अबाउट घुमा रहा है, इसको एक्सिस 2 मान लो। ठीक है, और एक केस हो जाएगा जब ये सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ये वाला केस, ये एक्सिस आप 3 मान लो। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द फर्स्ट एक्सिस, A1 के अबाउट द सेकंड एक्सिस, ठीक है, और अबाउट द थर्ड एक्सिस। बॉस, इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन है। पार्टिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई पंगा नहीं है। पार्टिकल सिस्टम को अगर अप्लाई करना आ गया, आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जो हमारी यूनिफॉर्म बॉडी से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कर सकते हो, यस, ट्राई करना बढ़िया तरीके से। सीख आपने लिया ही है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से सीखना है। इनमें से मैं एक करा देता हूँ, ये डायगोनल वाला। ठीक है, ये डायगोनल वाला मैं करा देता हूँ, बाकी आप फोर्थ डालना, बाकी आप कर डालना। ठीक है, चलो, अगर आपने ये एक्सिस को मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहले ये काउंट कर लो कितने एक्सिस, कितने पार्टिकल इस पे लाई कर गए टोटली। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, देखो ये वाला इसी के ऊपर है, ये वाला सेकंड पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड दिस इज प्लस I4। तो आप देख सकते हो 4 और 2, ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, क्योंकि पार्टिकल खुद एक्सिस के ऊपर है ना यार। ठीक है, ओके। अब बचा ये वाला और ये वाला। देखो ये वाला जो पार्टिकल है, इसके अबाउट जब ये सिस्टम पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें जो पार्टिकल घूम रहा है ना, वो एक्सिस से कितनी दूर है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये परपेंडिकुलर होगी, ये, इसको डायरेक्ट इससे मिला दो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, R1। तो कैसे निकालूंगा इसको मैं? दिख रहा है आपको यार, इसके लिए भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, आप देख लो, ये इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R3। तो ये निकालना है आपने। कैसे निकालना आपकी मर्जी है, ज्योमेट्री का यूज करो, कुछ भी करो। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, देख लो ये वाली इससे, हमें ये चाहिए। देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली A/2, और ये भी कितनी होगी, इस पूरी की हाफ A/2। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी अगर R1 निकालना है तो आप निकाल सकते हो A/2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट A/2 का स्क्वायर, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, R² इक्वल टू A/4, यानी A²/2 बचेगा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे R आ जाएगा A/√2। चलो देख लो, यही आएगा पक्का यार, डायगोनल वाली ये है यार। ठीक है, यही आएगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पटक दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, M इंटू R1²। इसके लिए क्या लिखेंगे सर, M3 इंटू R3²। तो भाई ये हो गया M इंटू A/√2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज M इंटू A/√2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट दिस इज Ma²/2 and this is also Ma²/2। Clear? So here we go. This is 2 Ma²/2. तो फाइनली Ma²। मतलब कहानी क्या समझ में आई कि यार सर सारा खेल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है, फिर हर पार्टिकल की उससे डिस्टेंस निकालनी होती है और वो भी परपेंडिकुलर, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, फिर क्वेश्चन हो जाते हैं। यस, समझ गए आप क्या है कहानी। यस, सही सोच रहे हो बॉस।
तो ये रहा भाई फर्स्ट वीडियो, बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट थी, वो सब मैंने आपको समझा दिया। बढ़िया से इसको देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, कहीं पे डाउट होगा फिर भी आप पूछ सकते हो। होप सो नहीं होना चाहिए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगी अब उनमें बहुत अच्छे कंसेप्ट सारे होने वाले। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मस्त तरीके से पढ़ाई कर देना, मस्त तरीके से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।